मुंबई के शोर शराबे के बीच एक छोटा सा लड़का एक चौल में बड़ा हो रहा था। मुश्किलें थी लेकिन सपने भी बड़े थे। तो बोला यार मेरे फादर का तो मैंने स्ट्रगल देख लिया एज अ वर्कर, तो अब मैं बिजनेसमैन बनूंगा ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं। मेरे मम्मी का और मेरे फादर का ये सपना था कि कुछ कहीं बैंक में जॉब कर ले या 10th तक मेरे फैमिली ने या मेरे पेरेंट्स ने हमको बहुत दबा के रखा था। और डायरेक्टर बन गए तो अपने मम्मी पापा को बताया कि द डायरेक्टर। जी जी जी। रिएक्शन कैसा था? तो इंटरव्यू में उस बंदा मेरे को ये सवाल पूछता है कि तूने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों की। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को बिजनेस करना है। उनको ये समझ में आया कि यार बच्चे में का दम है ना। तो जो मैंने 1500 में स्टार्ट की, जब मैंने वहाँ से बाहर निकला तो मेरी सैलरी उस वक्त में 1 लाख रुपये। इंस्पिरेशन। तो थॉट मेरे लिए बहुत क्लियर था कि कुछ नहीं हो जाएगा तो मैं वड़ा पाव का स्टॉल तो डाल दूंगा। What was one of your best experience of your life? टाइम चाइल्डहुड ऑफ कोर्स। कॉलेज लाइफ में मस्ती करते थे आप? अरे या आप लोगों का जो मस्ती वाला जो भी सीन है वो अलग है। तो जो स्टॉल में जो आप साथ में रह के जो जिस तरह का डिजाइन, Fantastic। सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन एक चॉल में और एक फ्लैट में क्या है? एवरीबडी से एक्सटेंडेड था। उसके घर में त्योहार है या मातम, यू आर देयर। तो लव एट फर्स्ट साइट था या फर्स्ट लव था? मेरी वाइफ जो है वो हिंदू ब्राह्मण है। हमने कन्विंस करने की कोशिश किया दोनों भी फैमिलीज को, बट डेफिनेटली वो होने वाला नहीं था। आप दोनों बिना बताए चले गए, बट आपको लगता नहीं है ये गलत है? बिल्कुल गलत है। आज के हमारे गेस्ट अल्ताफ अब्दुल सर, उन्होंने एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो हर मुश्किल को रास्ता बनाए सक्सेस का। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां सपने देखना भी मुश्किल था। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाके स्टार्टअप शुरू किया और यस, उनको एक लड़की भी पसंद थी जो कि दूसरे धर्म की थी, तो वहां पे भी बहुत इश्यूज आए। ये पॉडकास्ट हर एक स्टार्टअप फाउंडर को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर एक स्टार्टअप फाउंडर, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत होगा इनिशियल फेज में, आपको फैमिली सपोर्ट अक्सर ही मिल पाएगा अगर इट डिपेंड्स ऑन द इंडियन कल्चर, बिकॉज आप जानते हैं इंडियंस को। सो आज के डेट में इंडियंस में इतना वो नहीं है कि अच्छा जाओ बेटा स्टार्टअप कर लो, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बोलता है। जाओ बेटा इंजीनियरिंग कर लो, ये लोग कहते हैं, बिकॉज इंडियन सिस्टम ही है ये ऐसा बना हुआ है। उन्होंने इंजीनियरिंग 12th में फेल हुए हैं वो, दिस इज द वन मोर थिंग एंड द बिग थिंग। उसके बाद भी उनको कोई पूछता नहीं है कि 12th फेल क्यों हो। उसके बाद भी अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, उससे अर्निंग्स लाखों में करते हैं। आपको इससे सीखने के लिए ये मिलेगा कि एक स्टार्टअप फाउंडर को कितना स्ट्रगल लगता है, उसके बाद वो जाके अचीव करते हैं। सो दिस इज ओनली अबाउट द जर्नी, कैसे एक फाउंडर, इंडियन फाउंडर कैसे स्ट्रगल करके करोड़ों कमाता है। सो लेट्स वेलकम द गेस्ट इन द जर्नी स्टोरी हाउस, स्पॉन्सर्ड बाय एंडिस। सो जर्नी स्टोरी में आफ्ताब अब्दुल सर का स्वागत है। कैसे है सर आप? बढ़िया बढ़िया। सब ठीक चल रहा है? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। संडे था, कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से आ सकते थे। So thank you so much sir for joining us for the Journey Story podcast. थैंक यू। So if I would ask you what was one of your best experience of your life, means one of the most beautiful moment of your life. टाइम की बात कर रहे हैं कि कौन सा टाइम सबसे ब्यूटीफुल था? Yes, beautiful time. चाइल्डहुड ऑफ कोर्स। क्यों, ऐसा क्या करते थे चाइल्डहुड में आप? सी, मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ। हम्म। सो मुंबई में हम लोग चौल में रहते थे। तो चौल का जो एक मॉल रहता है कि जहाँ पे मतलब एक चौल में कम से कम आपके 20-25 बच्चे होते हैं, ठीक है, और सारे हम उम्र होते हैं। तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं होती कि जैसे ही आप मॉर्निंग में स्टेप आउट करोगे तो जो दंगा मस्ती जो शुरू हो जाता है वो थ्रू आउट द डे होता है, ठीक है। तो वो टाइम हम लोगों ने जो बिताया है वो आजकल के जनरेशन को मिलता नहीं है। ऐसे क्यों बोल सकते हैं? ऐसे कैसे नहीं, बोल सकते इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ठीक है, आप लोगों के जनरेशन में आपका दंगा मस्ती अलग है, या आप लोगों का जो मस्ती वाला जो भी सीन है वो अलग है, बट जो चौल में जो आप साथ में रह के जो जो करते हैं पूरे जिस तरीके का, अभी आप देखिए कि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, या उस तरीके के कम्युनिटी में रहते हैं। तो क्या होता है कि हमको ये पता नहीं है कि बगल के घर में क्या हो रहा है ना, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, या किसी भी चीज़ के लिए, आई मीन ताका जाकी वाली बात नहीं है, बट इवन दो यू डोंट नो कि क्या वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे चौल में क्या होता है कि एवरीबडी इज एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है।
कि उसके घर में त्योहार है या मातम है, यू नो, यू आर देयर, या दिस गाइज आर देयर फॉर यू। सो वो जो एक जो बचपना जो हमने बिताया, हमने जिस तरीके का बचपना जो चौल में बिताया, वो ऑसम था। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम अगर मेरे ज़िंदगी में अगर रीसेट होकर अगर वापस आ गया तो मैं बिल्कुल उसको यूज़ करूँगा। सर आज आप फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम ऑफ कोर्स फ्लैट में रहते होंगे, फ्लैट या खुद का। जी। तो द थिंक इज, अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन एक चॉल में और एक फ्लैट में क्या है? जैसे आपको चॉल तो पसंद है, यू हैव जी। कंप्लीटली मेंशन, जी। बट मैं डिफरेंशिएशन जानना चाहता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? से डिप्रिशिएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो एक्सटेंडेड फैमिली वाला जो फीलिंग है ना, वो वहाँ पे मिलता है। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस? एक्सटेंडेड फैमिली अगेन, यू नो, अब मैं जैसे अगर मैं मेरा रूटीन अगर बताता हूँ बचपन का, तो मेरी जो सुबह होती थी तो मेरे घर में सिर्फ आँख खुलती थी, उसके बाद में मैं इमीडिएटली मेरे पड़ोस के घर में चला जाता था, जहाँ पे मेरा एक बचपन का फ्रेंड है सुनील। सुनिए, ओके। तो वहाँ पे मेरा चाय, नाश्ता, खाना-पीना सारा सब कुछ हो गया। फिर मैं मेरे घर पे आया ब्रश करने के लिए, है ना? तो ये इस तरह का ये बचपना था हमारा। फिर लंच के लिए किसी और फ्रेंड के घर पे चले गए, और ऐसा नहीं कि मैं उनके घर पे आता था, उन लोग भी मेरे घर पे आते थे। तो वो एक माहौल था कि हर एक चीज़ में आप शेयर कर रहे हो। अब जैसे मैंने बोला कि अगर किसी घर में किसी भी तरीके का कुछ त्योहार है या कुछ भी ऐसा ओकेशन है, तो वहाँ पे काम करने के लिए आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये बोलना है कि भैया मेरे घर में ये फंक्शन है, तो आस-पड़ोस की 4-5 औरतें बिल्कुल आ जाएँगी हेल्प करने के लिए, सारा काम-धाम करने के लिए। जो एक आजकल यूनिटी है बेसिकली। या तो वो आजकल फ्लैट सिस्टम में या जिस तरह की कम्युनिटी में हम लोग आज रह रहे हैं, वहाँ पे वो हो नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यू नो। अब मुझे पता नहीं कि अभी चौल में उस तरह से सिस्टम होता है कि नहीं होता, क्योंकि मेरा तो लगभग 20-25 साल से वो थोड़ा डिस्कनेक्शन हुआ है उस तरीके के माहौल से। बट अदरवाइज मेरा बचपना तो ऐसे ही गया है। मुझे मुझे बहुत बेहद पसंद है वो। कॉलेज लाइफ में मस्ती करते थे आप? अरे यार, ये तो इतने प्यार से बोले तो एक किस्सा बता दीजिए कॉलेज लाइफ का, एकदम कॉलेज मजेदार। में ओके, तो कुछ ऐसा था कि मैंने बचपन से मुझे ये था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। अच्छा, ठीक है, और ऐसा क्यों था? कुछ ऐसे ऐसे खास बहुत सारे reason? रीजन है, मैं आऊँगा उसके ऊपर। अच्छा, बट ठीक है, पहले हम लोग कॉलेज की बात कर लेते ठीक है, ठीक है, ओके। हैं। तो मेरे मम्मी का और मेरे फादर का ये सपना था कि ये कोई यू नो अच्छी सी इसका डिग्री विग्री खत्म करे और ये कुछ कहीं बैंक में जॉब कर ले, या यू नो इस तरीके के गेटिंग यू। उनको ऐसा था कि ये कहीं तो जाके सेटल हो जाए जॉब वगैरह में, और किसी अच्छी जॉब में, क्योंकि मेरे फादर एक इलेक्ट्रिशियन थे, मिल में थे वो। तो वो हम लोगों ने वो एक माहौल देखा है जो जिसकी आप मुझे सवाल पूछ रहे थे कि क्यों आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो मैं जैसे मैंने बोला कि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो हमारे जब मैं था उस वक्त में, जब तक मुझे समझ में आ रहा था कि दो कैटेगरी थी, एक वर्कर है, एक है ना बिजनेसमैन है। अच्छा, ठीक है, तो मैं बोला यार मेरे फादर का तो मैंने स्ट्रगल देख लिया एज अ वर्कर, तो अब मैं बिजनेसमैन बनूंगा ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। ठीक है, तो वो एक फंडा था, तो उसके लिए वो एक आई मीन क्या बोलते हैं, एक वो सीड थॉट था बिजनेसमैन बनने का, कि पैसे चाहिए। हम कुछ भी डिमांड करें तो भले पैसे नहीं है, या यू नो तंगी है, या कुछ भी ऐसा है। तो इसलिए फिर जब कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो बीकॉम लिया। 12th वो के बाद बीकॉम बीकॉम। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे फ्रेंड बीकॉम के लिए जा रहे थे, मुझे पता नहीं कि बीकॉम मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो थॉट मेरे लिए बहुत क्लियर था कि कुछ नहीं हो जाएगा तो मैं वड़ा पाव का स्टॉल तो डाल दूंगा। क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, क्यों, ऐसे क्यों लगता है पहले? नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, लगता था उस वक्त में अच्छा, कि मैंने देखा था लोगों को, है ना, मेरे आसपास में, मैं जहाँ पे रहता था, कि जो वड़ा पाव वाला जो है ना जिसका स्टॉल है, या जो जो भी उसकी जी शॉप जी। है, तो अभी जैसे गणपति का त्योहार हो गया, तो सबसे बड़ा डोनेशन उसकी तरफ से आ रहा है ना। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आजकल जो रोड साइड जितने भी ये है, वो लोग इतना पैसा कमाते हैं जो आम आदमी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक था कि यार कुछ नहीं हुआ ना, तो वड़ा पाव का बड़ा स्टॉल बड़ा तो स्टॉल पक्का है, है अपना। ठीक है।
तो फिर कॉलेज आए, बीकॉम लिया। तो पहला साल तो किसी तरह से मैं कॉलेज गया, फिर समझ में आ गया यार ये मेरा वो नहीं है कि जो मुझे करना था। और अच्छा, अगेन कोई था नहीं बताने वाला कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेंटरशिप करियर नहीं था। गाइडेंस हम्म, वगैरह है ना, वो सब चीज़ें कुछ नहीं था। तो पहला साल तो गया, फिर सेकेंड ईयर में मतलब 12th में जब मैं आया, हम्म, तब तक कुछ माहौल ऐसा बन गया था कि आसपास में काफ़ी दोस्त थे, यू नो, फीमेल्स थी, ये थे। तो फिर एक अलग दुनिया में हम चले गए। तो मेरी कॉलेज मलाड में थी, और उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पे अक्सा बीच है। मलाड ये कहाँ मलाड पे है? मुंबई में, मुंबई मतलब में, ओके। आप गोरेगांव और कांदिवली के बीच का स्टेशन बोल सकते हैं। अच्छा। तो मैं रहता था कांदिवली में, हम्म, और कॉलेज था मलाड में। और एक दूसरा एक उसमें फैक्ट ऐसा था कि 10th तक मेरे फैमिली ने या मेरे पेरेंट्स ने हमको बहुत दबा के रखा था। दबा के रखा था इन व्हाट सेंस कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग चौल में रहते थे, तो जी। आसपास का जो माहौल था, या कुछ ऐसे बच्चे थे कि जो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, तो मेरे पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि हम उनकी संगत में आ जाए। तो हमारे लिए ऐसा था कि एक चौल का एक ऐसा काइंड ऑफ गेट था कि उसके बियॉन्ड आप अगर दिखते हो तो खैर नहीं है आपकी, ठीक है। तो ऐसे माहौल में हमने 10th खत्म किया। आप कॉलेज आ गए तो फ्री बर्ड है, आप है ना कांदिवली से जा रहे हो, आप मलाड अकेले जा रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, फिर वहाँ से कॉलेज जो भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं सही मायने में बिगड़ा तभी, जिसको जिसको 12th में? प्रॉपर बिगड़ना बोलते हैं, ठीक है। 12th की बात कर रहे हैं, 12th की 12th की बात बात, कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 11th में तो मैं है ना सीधा साधा सा बच्चा था, क्योंकि जस्ट 10th से मैं बाहर आया था, है ना, उस तरीके के वो काइंड ऑफ संस्कार जो हम बोलते हैं, हाँ, वैल्यूज बचे थे। वैल्यूज, वो सारे, हाँ 12th में आते थे सारे वैनिश हो गए। तो फिर 12th मेरा 100% अक्सा बीच पे बीता है, ठीक है। मैं ओके। कॉलेज गया नहीं, 12th में गया नहीं कॉलेज, तो बिल्कुल बीच पे कॉलेज। करते क्या थे आप? जो मस्ती, जो सारी तरीके की मस्ती, पूरा ग्रुप रहता था हमारा। हम लगभग लगभग 18-19 बच्चे थे। तो ये सारे बच्चे हम लोग जाके अक्सा बीच पे फुल धमाल मस्ती, खेलना कूदना जो कुछ भी है। तो एज अ सेड कि फीमेल्स थी, यू नो, तो वो एक अलग टाइप का वो एक दौर था। तो वैसा भी कुछ किस्सा चला उस वक्त में। तो ऑब्वियस है कि उसके बाद में आपके 12th के तो मार्क्स आने नहीं थे, है ना। तो और मैं इतना क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ धीट हो गया कि मैंने 12th के पेपर्स ही नहीं दिए, एग्जाम्स ही नहीं दिए। मैं गया, साइन करता था, मैं बाहर आता था, क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे नहीं करना ही है, लेकिन आगे क्या करना है वो क्लियर नहीं था, ठीक है। तो जब रिजल्ट आए तो मेरी मम्मी तो बहुत फुट फुट के रोई, क्योंकि उसका सपना टूटा कि उसको ये चाहती थी कि ये बच्चा कहीं पे बीकॉम करे, ग्रेजुएशन करे, और उसके बाद में आई मीन कुछ ये करे करके, आई मीन क्या बोलता है, कुछ अच्छी सी जॉब करके घर को संभाले, बड़ा बेटा है तो उसके बाद में फिर मैंने 12th तक मार खाया है, ठीक है, मेरे माँ बाप का। तो वो आखिरी टाइम था कि जब भी बहुत जम के पिटाई हुई। 12th में पास हुए या फेल हुए? ऑफ कोर्स यार, मैं फेल। एग्जाम दिया ही नहीं है मैंने, तो कहाँ से, मैं तो कोई सगे सब बेटे नहीं है ओके, वहाँ बोलिए पे। सर, गो अहेड। जी। तो फिर जब पिटाई विटाई हो गई, तो ये था कि यार अभी बस घर छोड़ देना है, अभी मेरा इस घर में कुछ है नहीं करके। तो मैं, मेरे चौल के बाहर एक ऐसा एक मंदिर है, शंकर मंदिर है, तो हम बचपन से वहीं पे खेले कूदे बड़े सब कुछ। तो मैं वहाँ पे आके बैठा था, तो मेरा एक फ्रेंड है जो वो वहाँ के मंदिर के पुजारी का बेटा था। तो ओके। वो कुछ क्लीनिंग वीनिंग कर रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि भाई क्या हुआ 12th का तेरा रिजल्ट था। तो बोला यार ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला तो क्या करेगा आगे। बोला मुझे पता नहीं यार, मैं ये तो नहीं करना चाह रहा था कि जो मैं बीकॉम गया या जो कुछ भी है। तो मैंने उसको पूछा कि तू क्या कर रहा है। तो बोला यार मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो बोला ये क्या होता है। तो फिर उसने कुछ एक्सप्लेन किया। बोला हाँ ये कुछ है जो मैं कर सकता हूँ करके। फिर मैं दौड़ के पापा के पास गया, मैं बोला कि ये मैं करना चाहता हूँ। तो बोला इसमें तो पास हुआ। मैं बोला मैं यही करना चाहता हूँ। अभी मैंने डिप्लोमा एडमिशन हुआ मेरा, तो हॉस्टल में। पापा ने नहीं ऐसा नहीं बोले कि अरे तू तो इससे पहले बीकॉम में कुछ पढ़ा नहीं, तो मैं क्यों तेरे नहीं वो इंजीनियरिंग तो में बोले डालूं? उन्होंने, बिल्कुल बोले, मगर मैं बहुत श्योर था कि हाँ ये करना है। तो शायद से उनको वो कन्विंस्ड हुआ कि हाँ चलो मैं अब इस बार दाव लगा सकता हूँ करके। ठीक तो है। फिर
डिप्लोमा इंजीनियरिंग हुआ हमारा। तो हॉस्टल में गया मैं, जो चिपलून में था, चिपलून, अच्छा। चिपलून। तो वहाँ गया, फिर 3 साल तो जम के मेहनत की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तब तक कि यार यही सही है जो मैं करना चाह रहा था। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था। तो तो कहीं ना कहीं ये भी था कि जो मेरे फादर के हाथ में मैं जो काम करता था, कि जैसे मेरे फादर जाते थे कुछ काम करने के लिए छोटा मोटा, तो मैं उनके हाथ में जाता था, उनको सपोर्ट करता था उस वक्त में, कि एज अ हेल्पर या टेक्नीशियन, आप कुछ भी बोल सकते हो। टेक्नीशियन तो था नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसके वजह से शायद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मैंने किया। और तब उस वक्त में और भी एक था कि जब भी मैं मेरे फादर के हाथ में जाता था, जी। तो वो कुछ काम करते थे, जैसे कि मान लो कि यहाँ से वहाँ वायर आपको डालनी है या कुछ और काम करना है, तो मैं उनको सवाल पूछता था कि ये ऐसा क्यों है करके, ठीक है। ओके। तो ये यही यही वायर क्यों है, या ये सॉकेट क्यों जी, है, जी। या कुछ भी मैं उनको पूछता था, तो उनके पास में उसका जवाब नहीं रहता था। तो बोलते थे कि क्योंकि उनको पता नहीं था, कि उनकी एक नॉलेज लिमिटेड थी, एज ए इलेक्ट्रिशियन। वो इलेक्ट्रिशियन गोल्ड मेडलिस्ट है बल्कि, हाँ, 17 से उन्होंने ग्रेट। या IITI किया उन्होंने। तो उस टाइम के वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनके पास में नॉलेज थी, मगर बहुत लिमिटेड नॉलेज थी। तो जी। वो एक था कि यार मैं कुछ इनसे थोड़ा ज़्यादा सीखूं। तो उस वक्त में हमारी सोच के हिसाब से ज़्यादा ये था कि यार डिप्लोमा इंजीनियरिंग करो तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने ऐसा करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग ख़त्म किया। फिर ख़त्म होने के बाद में हॉस्टल था अगेन, थोड़ी सी वहाँ पे भी हमने दंगा मस्ती की। ऐसा नहीं है, हॉस्टल था तो आप चुप तो नहीं बैठ सकते जब वो, है ना, समझ रहा हूँ। आप एक लेवल में आ गए। तो फिर वो सारा होने के बाद में, फिर जब मैं पास आउट हुआ, जी। तो स्कोरिंग ठीक था। तो पहले तो 1-2 महीना तो जॉब नहीं थी। फिर एक दिन पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा कि किसी को कोई कोई एक क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कुछ इंजीनियर चाहिए करके, साइट इंजीनियर चाहिए। तो मैं कांदिवली में रहता था, साइट थी चर्च गेट में। तो मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि तुरंत आ जाओ करके। तो मैं गया और काम स्टार्ट किया। 1500 मेरी फर्स्ट सैलरी थी। 1500। 1500, ठीक है। तो तब मेरे सारे दोस्तों ने लगभग लगभग वही पैकेज में काम शुरू किया था। तो ये मैं कभी की बात कर रहा हूँ, 1998 की बात कर रहा बहुत है उस टाइम पे। हूँ। बहुत था, मतलब तब 150 रुपये में जीन्स आती थी यार। तो आप आराम से यार 1500 रुपये में आप कितने जीन्स खरीद सकते हो। और समझ गया। आपको उस वक्त में चाहिए भी क्या था, है उस ना? टाइम पे उतना वैल्यू, मतलब 1500 की बहुत वैल्यू थी। हाँ। सो मतलब अकेले के लिए, फैमिली वगैरह तो आप उसमें मैनेज नहीं कर सकते थे, बट एज अ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आप उसको आराम से कर सकते। तो ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में कुछ ऐसा था कि वो प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था, वो भी मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसका नाम है क्रेडिट एग्रीकोल इंडो स्विस बैंक। तभी स्विस बैंक फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी। तो उनका एक कोलैबोरेशन हुआ था यहाँ पे किसी बैंक के साथ में। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था। तो उस वक्त में 25,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था, ठीक है। प्रोजेक्ट में तो क्या करना था? प्रोजेक्ट में मतलब मैं जिनके साथ में काम कर रहा था, जी। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था वहाँ पे, कि उनका इलेक्ट्रिकल का पूरा काम था कि जैसे वर्क स्टेशंस होते हैं, तो वर्क स्टेशंस में सारा वायरिंग करना है, एयर कंडीशंस के लिए आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है। तो इस तरीके का उनका काम था, जी। और वो बहुत बड़े लेवल पे था उस टाइम पे। तो ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया। फिर 2-3 साल के बाद में मतलब 2 साल तक तो मेरा कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं था, और मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे वो भूख थी वो सीखने की, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे उस बंदे ने एक ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। वो मेरे को पूछा कि तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों किया? तो बोला सर मेरे को बिजनेस करने का है। तो बोला ठीक है आ जा। अच्छा, जहाँ पे हाँ, काम करते थे आप? हाँ, काम कर रहा था। तो इंटरव्यू में उस बंदा मेरे को ये सवाल पूछता है कि तूने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों की? अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को बिजनेस करना है। अब क्या बिजनेस करना है, तब तक भी मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बिजनेस करना है। बिजनेस करना है बस। उन्होंने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि क्या कोई बिजनेस? कोई काउंटर बस क्वेश्चन एक नहीं है। क्वेश्चन। बस उनको ये समझ में आया कि यार बच्चे में का दम है ना। तो कुछ तो बोल रहा है, तो कुछ तो कहीं तो पहुंचेगा करके। तो जो मैंने आपको बोला कि ये जो बंदा था ये गुजराती था, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने 2 साल 3 साल मैंने जब भी उनके हाथ में काम किया, जी। तो
ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका कि यार ये तू क्यों कर रहा है, ये तेरा काम नहीं है, ठीक है। बल्कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब भी हमारे पास में काम नहीं था, मतलब उस कंपनी में काम नहीं था, तो मैं गया, मैं बोला सर मैं ऐसे तो खाली तो नहीं बैठ सकता, आप एक काम करो, आपके क्लाइंट की लीज दे दो, मैं जाके उनको मिलता हूँ। बोले तू क्या करेगा? बोला कुछ तो कर ही लूंगा, इधर बैठा हो, अच्छा, खाली बैठना अच्छा नहीं खाली लगता था बैठना ठीक आपको। नहीं लग रहा है। तो उन्होंने एक लीज दी, तो मैं गया, फिर ढूंढते ढूंढते तभी इंडसइंड बैंक के एटीएम आ रहे थे, तभी एटीएम आ रहे थे मार्केट में। ओके। तो इंडसइंड बैंक कुछ एटीएम लेके आ रहे थे, जिनको एक 50-60 एटीएम उनको करने थे अक्रॉस मुंबई। मुंबई। ओके। तो मैं गया, उनसे जाके मिला, पता नहीं वो कैसी किस तरह से वो कन्विंस हो गया वो क्लाइंट, और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब मैं गया सर के पास में, सर बोला ये चीज़ आई है। बोला यार, फैंटास्टिक। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार तू एक काम कर, तू सेल्स कर ले। बोला सर सेल्स तो होने वाला नहीं है मेरे से। तो मतलब तब तक ये थॉट भी नहीं था कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वो एक चूल थी कि यार खाली नहीं बैठ सकते, तो कुछ करना है, तो इसलिए वो हुआ। बट उसके बाद में कुछ माहौल ऐसा बनते गया उनके हाथ में कि बाद में जो उनके जो क्लाइंट थे, वो उनको ये पूछते थे कि तेरा साइड इंजीनियर कौन रहेगा? तो बोले अल्ताफ रहेगा। हाँ, तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। तो इस तरह का माहौल बनने लगा वहाँ अच्छा, पे। डिपेंडेंसी बढ़ गई, मतलब बन गई आप। तो फिर जैसे उन्होंने उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड किया, तो मैं उसी कंपनी का एसोसिएट डायरेक्टर बना। ग्रेट। तो जो मैंने 1500 में स्टार्ट की, जब मैंने वहाँ से बाहर निकला, तो मेरी सैलरी उस वक्त में 1 लाख रुपए थी। ये 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत है। तो ग्रेट सर, या इंस्पिरेशन। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार जब 1 लाख तक पहुंच गया, वाला यार अभी मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तब तक तो मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर ही रहा था कि किसी को कुछ डिज़ाइन बना के दे दिया या कुछ ऐसा करके दे दिया। थोड़ा फ्रीलांसिंग टाइप भी। हाँ, काइंड ऑफ। बट वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं था। कब हम्म। कोई आता है, बहुत सारी जान पहचान हो स्मॉल गई स्केल थी। पे आप कभी जिसको चाहिए तो हेल्प कर देते। हाँ, तो अभी बहुत सारे लोग मुझे जानने लग गए थे कि यार ये बंदा है जो डिज़ाइन भी कर लेता है करके। तो फिर आते थे कि सर एक डिज़ाइन बना के दे दो। तो ऐसा करके मैं डिज़ाइन बनाता था। कभी किसी रिटेल स्टोर का हो गया, या कुछ छोटा-मोटा कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, अब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो कंसल्टेंट के पास में जाके डिज़ाइन बनाए। तो वो मेरे पास में आता था कि यार मुझे ये डिज़ाइन बना के दे दो करके। तो ऐसा करके वो एक फ्रीलांसिंग वाला काम चलता था। तो और डायरेक्टर बन गए तो अपने मम्मी पापा को बताया कि हाँ आई एम द हाँ, डायरेक्टर। जी, जी, जी। ये कैसा तो था, रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? सी उस वक़्त में तो उनको कोई इश्यू ही नहीं था, क्योंकि उनको जो लग रहा था कि इसने जॉब करना है, कहीं पे सेटल होना है ना? तो उनके लिए वो तब तक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। तो वैसा तो वहाँ पे मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं आई कि मैं 12th फेल हो गया, या आज तो मैं पहली बार ओपनली किसी को, मतलब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बोल रहा कि 12th फेल हूँ करके। अदरवाइज़ किसी को पता नहीं है कि मैं 12th फेल हूँ। मैं 12th फेल फिल्म बननी चाहिए अरे! अल्ताफ बिल्कुल। अब्दुल पे। तो ऐसा उस वक़्त का माहौल था। सो डायरेक्टर बनने के बाद आगे क्या हुआ आपके साथ? डायरेक्टर बनने के बाद में ये था कि मतलब तब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं सब कुछ सीख गया अभी, हाँ, हाँ, डायरेक्टर मतलब बन गया। 1 लाख रुपए भी कमा रहे थे ऐसा, हाँ, तो पैसे का भी अब कुछ मनी जी, टर्म्स का भी बिल्कुल। इशू नहीं था। मतलब उस वक़्त में तो माहौल ऐसा था कि कंपनी की कार थी, कंपनी का ड्राइवर था, कंपनी ने मुझे एक विला में रखा था हैदराबाद में, ठीक है? तो मतलब इस तरह के अय्याश वाले एकदम ठाट थे हमारे। तो बढ़िया चल रहा था तभी उस वक़्त में सब कुछ। तो उसी वक़्त में दौरान मेरी शादी भी हुई, ठीक है? तो वो एक रीज़न था कि मुझे हैदराबाद जाने का, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक बार मेंशन किया था। जी। तो फिर फैमिली मतलब मेरे पेरेंट्स को तब तक तो कोई इश्यू नहीं था। मतलब वो एक इश्यू था कि यार इसने मैरिज कर लिया और कोई दूसरे रिलीजन की लड़की है वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरे इनिशियली रिलीजन मींस? हाँ, हाँ, मेरी वाइफ जो है वो हिंदू ब्राह्मण है। ओके। जी। कभी पेरेंट्स ने बोले नहीं कि ये क्या कर रहा है नहीं, नहीं, तू? बहुत बहुत लव मैरिज था ऑफ कोर्स लव देन। मैरिज था, ऑफ कोर्स यार, कौन कौन अरेंज करवाता है उस वक़्त में। तो तो लव एट फर्स्ट साइट था या फर्स्ट लव था? नहीं, नहीं, वो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, उसके लिए एक और पोस्ट का आई मीन पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपने। अरे शॉर्ट में बता दीजिए सर, रिलेशनशिप के नहीं, बारे में कुछ तो नहीं है। जाना जाए। मैं जब कॉलेज में था, जी। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था,
जो अभी नहीं है इस दुनिया में, कैंसर से उनकी डेथ हुई। तो उनके लिए हम मतलब हमारी इंजीनियरिंग खत्म हो गया, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, तो वो मैकेनिकल में थे और मैं इलेक्ट्रिकल में था, लेकिन हम एक ही रूम में रहा करते थे। अच्छा। तो हम उनके लिए लड़की देखने के लिए गए, तो वो मेरे बीवी को देखने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि वो बड़ी थी, तो उनको छोटी वाली पसंद आ गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ मामला हुआ वहाँ पे। तो फिर बाद में ये हुआ कि चलो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मतलब उन लोगों का अरेंज हो गया शादी वादी। आपके और फ्रेंड का? हाँ, मेरे फ्रेंड का और मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ का। तो फिर हमारा घूमना फिरना चालू हो गया। तो अब वो कपल हो गए, तो यार हम लोग तो ऐसे खाली नहीं बैठ सकते थे, तो ऐसा करके वो और हमारी ये शुरुआत 12th हुई। में कर रहे हैं आप? नहीं, ये 12th में नहीं, फिर ये इंजीनियरिंग के बाद की बात है। इंजीनियरिंग के बाद? अच्छा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइन। के बाद में। तो तब तक मेरा यहाँ पे जॉब वगैरह सब अच्छा खासा हो गया था। तब तक मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे आ गया था, सैलरी वैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो हमने कन्विंस करने की कोशिश किया दोनों भी फैमिलीज़ को, बट डेफिनेटली वो होने वाला नहीं था। तो लकीली उस वक्त में फ़ोन नहीं थे, मोबाइल्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं, तो हमको ट्रेस नहीं किया गया। अदरवाइज मेरे कब का टाइम था? 2005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग? या ओके, नियरली, गो अहेड। तो मेरे जो फादर इन लॉ जो है वो होम मिनिस्ट्री में थे, क्लास 1 ऑफिसर। तो सारे जो पुलिस वुलिस जो थी वो सारी उनकी एकदम कौन से खास। स्टेट की? मुंबई, मुंबई, of course, ओके। तो इनफैक्ट थाना के जो कमिश्नर थे वो उनके क्लासमेट हुआ करते थे, ऐसा माहौल था। तो मैं वही बोला कि अच्छा हुआ कि तभी फ़ोन नहीं थे, अदरवाइज हमको ट्रेस कर लेते थे वो कहीं ना कहीं। तो ऐसा माहौल बन गया था तभी उस वक्त में। तो फिर मगर हमने कन्विंस करने की कोशिश किया, उनको ये तो पता था कि मेरी बेटी किसके हाथ में गई है, तो कहाँ गई है ये बहुत दिनों तक नहीं पता था। बट जब एक बार हम लोग सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, बट लड़की वाले कन्विंस हो गए फिर? उस टाइम पे दोनों नहीं हो रहे लड़की थे? वाले ही कन्विंस हो गए, सबसे पहले लड़की वाले कन्विंस हो गए, ठीक है। क्योंकि ऐसे मेरे कैसे? फादर इन लॉ, जनरली मैं ऐसा होता है हाँ ना। मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ जो है वो बहुत सही आदमी थे, वो उन्होंने दुनिया देखी थी। और उनके मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि वो क्लास 1 ऑफिसर थे, बड़े लोगों से उनका उठना बैठना वो सब चीज़ें थी। तो उनको ये चीज़ तो समझ में आ गया था कि यार बंदा तो ठीक है, रिलीजन का गड़बड़ है, ठीक है, बट बंदा ठीक है। तो हम पहले भी मिले, शादी होने के पहले भी मैं उनके पास में गया था, मैंने उनको बात किया, कन्विंस करने की कोशिश किया, बट वो नहीं हुआ। फिर और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो उस वक्त में भी मेरे जो इन लॉज के मतलब मेरे वाइफ के कुछ कजिन हैं, वो शिवसेना में और इसमें बाकी और मतलब दे एक्टिव आर थे वो लोग। पॉलिटिकल बेस्ड हाँ, कंप्लीटली। पॉलिटिकल बेस बिल्कुल। तो मैंने बोला यार इन लोग के साथ में पंगा नहीं ले सकते। और अपना कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड था नहीं। और मेरे फादर तो बहुत एकदम डाउन टू अर्थ वाले बंदे हैं, तो उन्होंने कभी मतलब पुलिस स्टेशन या कभी कोर्ट नहीं गए। पुलिस स्टेशन तो बहुत छोड़, मतलब कोर्ट में वो कभी एफिडेविट बनाने के लिए भी जाने के लिए उनकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, मतलब ऐसे इस टाइप के मेरे फादर हैं। तो कोई मेल ही नहीं था कि हम कुछ और करें करके। तो तब तक ये जॉब वगैरह तो सिक्योर थी, तो कोई इशू नहीं था। और एक एडवांटेज मेरे लिए ये था कि मेरे जो मतलब मेरे जो बॉस जो थे मेरे से कुछ 7-8 साल बड़े थे, तो वो एक ट्यूनिंग हो गया था। तो मैंने उनको बोला था कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उन्होंने बकायदा उनकी कार दी मुझे मुंबई से हैदराबाद जाने के लिए, तो बोले जाओ। तो सर अब वो मुझे बताइए मैरिड का लाइक कन्विंस कैसे हुए? ऐसा नहीं कभी दिमाग नहीं, में आया कि कन्विंस उसके बाद में फिर मैं जब भी हैदराबाद गया, तो मैंने जैसे बोला कि मैं तब तक डायरेक्टर बन चुका था कंपनी का। ओके तो वो टाइम कुछ ऐसा आ गया था कि इन्होंने बोला कि यार अभी हम हैदराबाद डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको हम एक ये पोस्ट दे रहे हैं एज ए एसोसिएट डायरेक्टर, आप हैदराबाद चले जाओ करके। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जाके मतलब बहुत सारे बिजनेस मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उसको टैप करो। तो मैंने बोला कि यार मेरा एक ये प्रॉब्लम है, इसको भी मैं साथ में क्लब करना चाहता हूँ और मैं उधर जाऊँगा तो मैं लेके जाऊँगा। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं एक प्रॉब्लम है? है। आपने बोला ना लाइक नहीं, मैंने उनको बोला कि यार मेरा ऐसा ऐसा अफेयर चल रहा है और ओके और
मैं ये सोच रहा था कि मैं निकल जाऊं करके मुंबई से बाहर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, आप अगर अलाउ करो तो मैं, तो बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तेरी पर्सनल लाइफ है, तू जो करना चाहे उसको कर ले। तो मैं बोला कि मुझे कार चाहिए होगी, तो बोले कार क्यों चाहिए, बोला नहीं नहीं मुझे कार चाहिए करके। तो बोला ठीक है मेरी वैगन आर लेके जा, तो उस वक्त उन्होंने मुझे उनकी वैगन आर दी। तो फिर हमने यहाँ से सारा बाकी का पूरा ताम झाम किया और हम लोग हैदराबाद हैदराबाद। चले गए। तो फिर हैदराबाद में हम लोग थे, फिर एक मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद में हमने फिर कांटेक्ट करना शुरू किया मुंबई में। तो फिर ऐसा धीरे धीरे करके मेरे फादर इन लॉ तक पता चला कि हम हैदराबाद में है, ठीक ठाक है। और फिर तब तक अच्छा, उनको, आप दोनों बिना बताए चले गए थे? हाँ बिना बताए, ऑफकोर्स कौन बताएगा कि यार मैं जा रहा हूँ करके, करना ही था। मैंने वही आपको बताया कि उनको ये पता था कि किसके हाथ में गई है, मगर कहाँ गई है ये वो नहीं नहीं पता पता था। था। तो फिर हमने तो वो, वो वहां से मतलब वो पॉलिटिकल बेस से ऐसा पता लगाने की भी तो कोशिश किए होंगे, नहीं पुलिस ये उन्होंने सब? किया, बिल्कुल किया। वो इनफैक्ट मेरे घर तक भी पहुंचे, मेरे फादर तक भी आए, तो उनको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। ओके। तो उनको ये पता था कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो अब फिर वहाँ तक कोई शायद नहीं गया होगा, मेरे ऑफिस तक कोई गया नहीं होगा। तो फिर 4-5 महीने के बाद में हमने बताया उनको कि भाई हम हम यहाँ पे हैदराबाद में हैं हैं। और ठीक है। तो मेरे वाइफ ने बल्कि फ़ोन किया, फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ करके। तो मुंबई। हम, हाँ तो हम गए, फिर तो गए, फिर सब लोग थे, पूरी फैमिली थी। उन लोग तो जॉइंट बट फैमिली में आपको रहते लगता हैं। नहीं है ये गलत है? बिल्कुल गलत है, तो मैं आप ये बिल्कुल इसको मान के, प्रमोट नहीं करूँगा। ये आप मानते हैं गलत है और चीजें कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? सी, उस टाइम का एक माहौल ऐसा था कि जहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी का जो दौर है इसमें पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है, आपको अगर ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, तो रिलीजन का इतना कोई मामला होता नहीं है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको आगे बढ़ जाता है। वो टाइम वैसा नहीं था, ठीक है। लोगों की जो सोच थी, लोग अपने से ज़्यादा दुनिया के बारे में सोचते थे कि यार बगल वाला क्या बोलेगा, एग्जैक्टली। मेरे पेरेंट्स समाज मतलब के मेरे बारे में समाज क्या सोचते थे। बोलेगा, ये वो सारी चीज़ें थी। तो आपको प्रूव करने का और कोई तरीका नहीं था, है ना। तो मैं जब भी मैं कुछ लोगों को मिलता हूँ या मैं किसी भी यंगस्टर्स को मिलता हूँ, कोई मुझे पूछता भी है तो मैं बोलता हूँ यार ये बिल्कुल सही नहीं है, आज के तारीख में तो बिल्कुल सही नहीं है ना। आज आप जाओ पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स समझदार है आज के, वो समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। बट आपको उसको उनको कन्विंस करना आना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ बोलोगे यार मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उसके अंदर शादी करना चाहता हूँ, पर Doesn't क्यों, matter. उसकी वजह क्या है? लड़कियां तो बहुत सारी है, आपको वही लड़की क्यों पसंद है? जब तक आप ये चीज़ को कन्विंस नहीं कर सकते, तब तक कोई भी बंदा कन्विंस क्यों होगा? आपकी आप अपनी, वजह क्या थी? मेरी वजह बहुत सिंपल थी। सी मेरे लाइफ में मेरे वाइफ के पहले और भी लड़कियां थी, तो मैं मेरे माँ से बहुत अटैच था बचपन से, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, मैं हर लड़की में मेरी माँ ढूंढ रहा था। तो एक क्या हो गया कि बचपन में जब मैं लगभग 7-8 साल या 10 साल तक शायद से, तो मेरे माँ के हाथ में मेरा मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद में जब मेरी सोच बदलने लगी, मैं कुछ अलग तरीके का सोचने लगा। मेरे पेरेंट्स थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है, अभी भी है, ठीक है। वो उनके लिए एक बाउंड्री है, वो उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते या सोचना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बोलते यार हम यहाँ पे ठीक है। तो मैं कुछ बोलूँ तो बोले यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो हर बार रोक, हर बार ये वो। तो 11 साल से 16 साल तक मेरा और मेरे माँ का बहुत डिस्कनेक्ट हो गया, बहुत डिस्कनेक्ट हुआ। आज भी वो डिस्कनेक्शन है एक थॉट्स के बारे में, अदरवाइज तो ठीक है, आज मेरे साथ, हमारे साथ में ही है, बैंगलोर में हमारे साथ है। बट वो एक डिस्कनेक्शन था। तो उसके बाद में जितनी भी लड़कियां हैं, मैं सब में अपनी माँ ढूंढ रहा हूँ कि जो मुझे समझे, जो मेरे मेरे बारे में बात करे, या मेरे मेरे थॉट के बारे में बात करे, या मुझे इनकरेज करे, या उस तरीके का। तो अफेयर्स तो बहुत सारे, मैं अफेयर्स भी नहीं बोल सकता उसको, बट काइंड ऑफ एक इन्फैक्चुएशन था, या एक ऐसा कुछ एक माहौल था कुछ लोगों के साथ में। तो जब ये मेरी वाइफ मुझे मिली, तो कुछ दिनों के बाद में ये रियलाइज होना शुरू हो गया, यार यही है। और आज भी मैं, आज कुछ भी तकलीफ हो या कुछ भी हो, वही है। तो मेरे को लगता है कि मेरी
चॉइस सही थी। रिग्रेट नहीं होगा। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट लाइफ टाइम नहीं रहेगा। सी नोक जोक हर फैमिली में होती है, हर रिलेशनशिप में होती है, बट यहाँ पे रिग्रेट का कोई कोई मतलब ही नहीं है। मैं इसको कहीं पे भी बोल सकता कि कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। मेरे घर में बहुत टाइम लगा उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मेरे घर में तो इनफैक्ट मेरा बेटा पैदा होने के बाद में हम गए, तो तब तक फ़ोन था, तो फ़ोन पे कभी कभी बातचीत हो रही थी, बट अदरवाइज ऐसा कोई वो था नहीं। और फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर बेटे को लेके हम लोग, मेरा बेटा 2-3 साल का था, सॉरी 2-3 महीने का था, तभी मैं उनको लेके, बेटे को लेके मैं मेरे पेरेंट्स के घर पे गया। तो उसके बाद में फिर चीज़ें से धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको वो मलाल आज भी है, बट अब कुछ नहीं कर सकते। अभी तो 25 साल हो गए। 25 साल, 25 साल नहीं, सॉरी कितना, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। सही है सर, आपका रिलेशनशिप एंड जो पीछे की कहानी थी लव लाइफ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। इस पे तो मैं फिल्म बनाऊंगा यार। मैं बोला ना 12th फेल फिर बननी चाहिए, बिकॉज सेम रिलेटेबल है कहानी। बहुत सारे फिल्म की बहुत सारी स्टोरीज है मेरे लाइफ में। सो सर जी मुझे बताइए, स्टार्टअप का दिमाग में कब आया? सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, क्यों स्टार्टअप क्यों करना अचानक से जॉब छोड़ के? स्टार्टअप का अचानक से दिमाग में नहीं आया, स्टार्टअप का तो बहुत पहले से दिमाग में था। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा क्वेश्चन एक ही मुझे पूछा गया कि क्या करना चाहते हो करके। तो पहले क्यों नहीं स्टार्टअप कर लिया, जॉब क्यों किए फिर? नहीं, क्योंकि उस वक्त में मैं एक्चुअली मैं करना चाह रहा था। मैंने मेरे फादर को भी बोला कि मैंने अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिया, मैं अभी आप जो कर रहे हो जी मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ करके। जी। तो उन्होंने बोला कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत लिमिटेड कर रहा हूँ, हम्म। और बहुत छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, तो तू यहाँ पे मत फंस, तू किसी बड़े कंपनी में जा और वहाँ पे जाके सीख ले। तो उनका इरादा मुझे वहाँ से पुश करना था कि यार इसमें पढ़ मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी तकलीफ में हूँ, मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो तू क्यों ये करना चाह रहा है? तो एक काम कर, तू बड़े कंपनी में जा और वहाँ पे वहाँ जाके पे सीख लेना। सीखो एंड उसके बाद बिजनेस करो अच्छे उसके लेवल बाद का। बिजनेस करोगे। तो फिर ऐसा करके उन्होंने पुश किया, और फिर मैंने 4-5 साल उस कंपनी में इसलिए दिए क्योंकि मुझे, मैं जो कर रहा था, जैसे मैंने मैंने शुरुआत की एज ए साइट इंजीनियर, तो मैं सिर्फ साइट इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, सब कुछ हर डिपार्टमेंट में तो हर होता है। डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। इनफैक्ट मैं अकाउंट सीखा, मैंने टैली सीखा वहाँ से, ठीक है। तो किसी इंजीनियर के लिए टैली का कोई ज़रूरत ही नहीं था, बट मुझे ये था कि यार मुझे सीखना है। और मैंने जैसे बोला कि मेरे बॉस ने मुझे हमेशा इनकरेज किया कि यार तुम करो, ठीक है, तुम ये करना चाहते हो करो, परचेस करना है तो करो। बट ये सब स्टार्टअप में कैसे यूजफुल है? आपका स्टार्टअप किसके रिलेटेड था? इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब करते हैं, लाइक तो स्टार्ट उसमें नया क्या किए थे? तो उसमें क्या था कि जैसे मेरा जो पहला जो प्रोजेक्ट था वो मार्स इंडिया, आपने सुना है? जो पेडिग्री फैक्ट्री है, जी राइट। पेडिग्री जो प्रोडक्ट जो बनाती है, तो उनका एक ऑफिस आ रहा था, कुछ 30,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था उनका। तो उसमें उनको इलेक्ट्रिकल का काम करवाना था, कि जिसमें उनके वर्क स्टेशन थे, एसी थे, जैसे मैंने आपको बोला कि, तो उसमें वो प्रोजेक्ट मेरे को सबसे पहला आया। तो फिर जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोक्योरमेंट वाला जो भी मामला है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है इलेक्ट्रिकल का। अगर मुझे काम करना है तो मुझे पैनल बोर्ड लगेगा, मुझे वायर लगेंगे, मुझे स्विचेस लगेंगे, कंड्यूट्स लगेंगे, और बाकी के जो भी एसेसरीज है वो। तो ये आप कम से कम प्राइस में कहाँ से परचेस कर सकते हो? तो ये मेरे पास में एक सोर्स था। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर मेरी परचेस कॉस्ट अगर कम है, तो मेरी जो सेलिंग कॉस्ट है, अगर जो भी मार्केट के हिसाब से अगर 100 रुपीज़ है, और मेरी अगर परचेस कॉस्ट अगर मेरी 50 रुपीज़ हो गई, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। राइट। ठीक है। फिर उसके साथ साथ में मुझे एक और ये था कि आपको जैसे लेबर जो उसके लिए जो चाहिए, तो लेबर आप कहाँ से सोर्स कर सकते हो? उसके लिए आपको क्या एमिनिटीज़ देनी चाहिए ताकि लेबर आपके हाथ में कांस्टेंट रहे, रेगुलरली रहे। तो फिर वो मुझे काम आया उस वक्त में, कि जो भी मैंने 6 साल, जो वहाँ पे 5-6 साल जो भी मैंने डाले थे वो। तो इनिशियली तो ये था कि जब मैंने काम शुरू किया, तो मैंने मेरे कंपनी को बोल के या मेरे बॉस को बोल के ही मैंने काम शुरू किया। तो मैंने ऐसा, उनके साथ में कोई झगड़ा हो गया, मैंने वहाँ से बाहर निकला, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। तो इनिशियली तो मैंने उनके रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज किया। ओके। ठीक है, कि जैसे उनके जो वेंडर है, तो वो मुझे जानते थे, तो मैंने उनको बोला कि भैया मैंने काम शुरू किया है, तो मुझे माल चाहिए, ठीक है।
उनके जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है मैंने उनको बोला मुझे लेबर चाहिए, साइट पे भेज दो, ठीक है। तो उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके हाथ में काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें उनको पता थी। तो जैसे जैसे मेरा काम बढ़ते गया तो फिर तभी हम लोग थोड़े से अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किए। आज भी उनकी कंपनी है, कई बार वो मुझे इनवाइट करते कि यार आ जाओ, तो मैं बोलता यार मैं अभी जाऊँ ठीक है। अभी स्टार्टअप एकदम परफेक्ट चल रहा है। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है उसको, तो अभी तो दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। अब उसको स्टार्टअप नहीं बोल सकते, आप उसको प्रॉपर बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, बिजनेस और कॉर्पोरेट लाइफ आपने दोनों मतलब जी जी है, ऑफ कोर्स। जी, बेस्ट कौन सा लगा, सबसे पसंदीदा? ऑफ कोर्स बिजनेस। बिजनेस। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि कोई एक रीजन? हाँ, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो जंगल का शेर हूँ, जो रोज़ शिकार करके खाना पसंद करता है। और आप अगर कॉर्पोरेट में हो तो सी मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, बट मैं मेरा ये एक थॉट है कि आप अगर कॉर्पोरेट में हो, आप भले शेर हो लेकिन आप सर्कस के शेर हो, ठीक है? जहाँ पे आपको रोज़ इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको यहाँ से यहाँ छलांग मारो, तो आपको खाना मिलेगा। ठीक है? समझ रहा हूँ। तो तो सर मैं वो जंगल आपको का शेर हूँ। स्टार्टअप ही करना था तो फिर डिग्री क्यों? आपने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए भी किया है, क्यों? हाँ, तो एक दौर ऐसा आ गया था कि जहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा था मेरा बिज़नेस का। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे फैमिली में सारे के सारे जो है वो यू नो काइंड ऑफ सैलराइड पर्सन है, या उनकी बिजनेस वाली सोच नहीं है। तो फिर जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मामला, तो फिर किसी ने बोला कि यार ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वहाँ पे काम नहीं आने वाला था, तो मैंने बोला कि यार कुछ ऐसा ग्रेजुएशन करना पड़ेगा कि जो वहाँ के लिए भी काम आए करके। तो फिर मैंने साथ साथ में, और फिर दूसरा भी एक ये थॉट था कि कभी मैं किसी को मिलने के लिए जाता हूँ तो थोड़ा शान से बोल सकूँ हाँ भाई एमबीए कर लिया करके। अच्छा, एक मतलब नाम के आगे हाँ, लगाने के लिए एक भी नाम अच्छा के है। लिए कुछ हो करके। तो ऐसा करके मैंने बीबीए किया, फिर एमबीए किया। और जब तक वो ख़त्म हो गया तब तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यार मैं जॉब तो नहीं कर सकता, मैं कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकता। तो फिर मैंने वापस से मतलब बिज़नेस को ही कंटिन्यू रखा मैंने। तो आपका कोई स्पेशलाइजेशन है जो आप जिसमें बिजनेस कर रहे हैं? या मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फाउंडर है उससे क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जो वो बिजनेस शुरू कर रहा है? स्पेशलाइजेशन आई मीन टू से पूरा अंदर पूरा नॉलेज, एक अंदर से पूरा नॉलेज। सी बिज़नेस का इन डेप्थ नॉलेज लेना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इट्स अ आप, वास्ट। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आप अ, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? हम्म। आज बड़ा से बड़ा बिज़नेसमैन आप ले लो, ठीक है? हम्म। मैं ये नहीं बोल सकता कि उनके हाथ में बिज़नेस की इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आज मैं मेरी बिज़नेस की, अगर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, जी। तो जैसे मेरा जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, वो मेरा बिज़नेस है अभी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का, ठीक है? जी। लेकिन मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ डिज़ाइन करने के लिए, हम्म। ठीक है? तो मैंने क्या चूज़ किया, मैंने क्या देखा कि मेरे कंपनी में ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ? तो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं सेल्स कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने उसको चूज़ किया, मैं सिर्फ उसके ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है? मैं फाइनेंस नहीं देखता, मुझे पता है कि फाइनेंस में क्या हो रहा है, लेकिन मैं फाइनेंस में अच्छा नहीं हूँ। पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं उसके अंदर इन डेप्थ जाके मैं ये नहीं चेक कर सकता हूँ कि आपने किसको कितना पैसा दिया, क्यों दिया। बेसिकली मैट्रिक्स हाँ, पूरा नहीं करता। मैट्रिक्स मैं नहीं देख सकता, ठीक हम्म। है? अब इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग में मेरे पास में जो डिपार्टमेंट हेड है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करते हैं, हम लोग एचवीएसी डिज़ाइन करते हैं, फायर डिज़ाइन करते हैं, प्लम्बिंग डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे पास में हेड है और वो सारे एक्सपर्ट्स हैं उसी चीज़ में, ठीक है? तो मुझे ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे उसके बारे में सारा पता है, जनरल नॉलेज है बट स्पेशलाइजेशन नहीं। स्पेशलाइजेशन नहीं राइट, है, गेटिंग यू। ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे फाउंडर्स को कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका उस फील्ड में जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो उसका आपके पास में नॉलेज है, ठीक है। मगर आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? जैसे कि आप एक अच्छे स्पीकर हो मान लो, ठीक है? तो आप का ये जो नॉलेज है, ये आपके बिज़नेस में कहाँ काम आएगा? तो पहले जैसे मैं जब भी बिज़नेस कंसल्टेंसी करता था, तो मैं लोगों को ये बोलता था कि एक डिस्क फॉर्मेट है, यस। ठीक है? आपने शायद सुना होगा, तो मुझे पता नहीं है। तो डिस्क में क्या होता है कि एक आदमी को पहचानने के तरीके हैं वो, ठीक है? मतलब एक टूल है वो। तो डी फॉर डोमिनेंस, आई फॉर इन्फ्लुएंसिंग,
S फॉर स्टडी एंड C फॉर कंप्लायंसेस, ठीक है। तो हर आदमी इस कैटेगरी में आता है। जैसे अगर मान लो कि मैं अगर डोमिनेंट हूँ, ठीक है, आप मुझे उठा के अकाउंट्स में बिठा दोगे, मैं क्या करूँगा? नहीं कर पाएंगे कुछ। मैं मतलब उस चीज़ से या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या अगर मैं स्टडी हूँ, ठीक है, आप मेरे को उठा के सेल्स में डाल दोगे, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। राइट। तो बीइंग अ फाउंडर यू शुड बी अवेयर कि भाई आप जो भी बंदा चूज कर रहे हो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये इंटरव्यू के टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट वी शुड हायर। आपने हायरिंग करना भी सिखा दिया। नहीं सर, हम तो अभी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो होता है। तो ये सारा चीज़ें आपको समझ में आनी ज़रूरी है। सही है सर। अब मैं आपके बुक पे आना चाहूँगा। जी। आप ये अचानक से बुक का लाइक कब से प्लान आया दिमाग में आया कि अरे चल बुक लिखते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। या सी बुक का जो थॉट था ये मेरा कुछ 1-2 साल पहले से मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये मैंने कुछ लिखना है करके। तो ये बुक क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग जो इंजीनियरिंग डिज़ाइंस करते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो होता है ये आर्किटेक्ट्स के साथ होता है। ओके। तो जो आर्किटेक्ट ऑलरेडी सेटल्ड है उनको ये टॉपिक पता है और उसको उन लोग इस चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। बट जो नए आर्किटेक्ट है मार्केट में या जो स्टार्टअप आर्किटेक्ट है, उनके लिए दिक्कत क्या हो जाती है, उनको ये समझ में नहीं आता कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन उनके डिज़ाइन के बाद में मर्ज क्यों करना है। ओके। ठीक है। तो अब मैं जैसे बहुत सारे आर्किटेक्ट मतलब जो स्टार्टअप आर्किटेक्ट है मैं उनसे बात करता हूँ, तो उन लोग का भी कभी कभी ये होता है कि यार हमको कॉलेज में भी ये नहीं बताते है ना, कि अब जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, कि आपने ये देखा होगा कई बार कि कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, उसको आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है। अब वो बिल्डिंग बनने के बाद में कुछ दिनों के बाद में आप देखना शुरू करते हो कि कहीं पे एसी के मशीन दिख रहे हैं, कहीं पे कुछ और दिख रहा है, कहीं से वायर लटकती हुई दिख रही है ना। इतनी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग आपने बनाई और उसके बाद में आपने ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखने की वजह से वो बिल्डिंग का पूरा लुक चला गया। राइट। ठीक है। तो ये काम था आर्किटेक्ट का कि उसको इंटीग्रेट करना था कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन साथ में इंटीग्रेट करे ताकि बिल्डिंग का जो भी लुक है वो बहुत ब्यूटीफुल रहे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। तो ये सारा काम डे 1 से होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी आर्किटेक्ट से मिलते हैं तो उसका सारा डिज़ाइन बन चुका रहता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि आप एक काम करो, अभी इसमें आप इंजीनियरिंग करो। तो हम बोलते हैं कि यार ठीक है हम इंजीनियरिंग तो कर लेंगे, लेकिन हमारे इक्विपमेंट रखने के लिए जगह किधर है? बोलते जगह नहीं है। तो इक्विपमेंट कहाँ रखेंगे? अब अगर आप समझो, अब मैं जैसे अमेज़न के लिए कल मैं अमेज़न गया था, तो अमेज़न की बिल्डिंग है, एक फ्लोर प्लेट है उसका 50,000 स्क्वायर फीट, ऐसे 3 फ्लोर है उसके, जो लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट है। तो उसके लिए बिल्डर ने बाकायदा उनको इक्विपमेंट रखने के लिए जगह दी हुई है कि आपने टेरेस पे रखना है। अब उसके तो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं कि HVAC का इक्विपमेंट उसका बहुत बड़ा आ गया, उसका पैनल रूम बहुत बड़ा हो गया, सर्वर रूम उसका बहुत बड़ा हो गया। तो ये सारा डिज़ाइन जो है ये डे 1 से अगर आप इंटीग्रेट करते हो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, तो कभी भी जाके आपको इश्यूज़ नहीं आते। ठीक है। तो ये खास करके बुक मैंने स्टार्टअप आर्किटेक्ट के लिए लिखी है। Great job, sir. Congratulations for Thank your you. book. Thank you. So finally, we asked to all these guests जो भी आते हैं, Yeah. one common question, Yeah. which is nothing but one best book, one best advice, and one best movie. Let's start with one best book. Okay. One best book, do one thing at a time. I mean, do one कुछ ऐसा बुक है, वो मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा। ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा। So do one thing, that is the book. And अगर आप मूवी की बात करेंगे तो मैं 2 सजेस्ट करूँगा रादर। बोलिए। एक तो है सुल्तान और एक है लक्ष्य। दोनों मोटिवेशन है, और जहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। ठीक है। और फिर एडवाइस की अगर मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो सी लाइफ में जो लोगों के लिए सक्सेस, सबके लिए सक्सेस अलग अलग है। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास में मर्सिडीज बेंज आ गया इसका मतलब मेरा सक्सेस आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। राइट। तो उसको आपको रिटर्न भी करना है, उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ रिसोर्सेस को आप पैदा करो जाकि ये सारी जितने भी चीज़ें आपको आसपास में जो चाहिए, जिसको आप मेंटेन रख सकते हो थ्रू आउट द लाइफ।
Okay. ठीक है, Getting you. सो वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, और वो फिर आपको कभी सोने नहीं देगा। सही है सर, थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट में 3 सेगमेंट्स है, स्टार्टअप भी कवर अप हो गया, रिलेशनशिप भी, और फाइनली जो वन थिंग एट अ टाइम, मोटिवेशन विच इज नथिंग बट। Yeah. बहुत अक्सर कम पॉडकास्ट में ऐसा मिलता है, ऐसे गेस्ट मिलते हैं जहाँ पे हम तीनों चीजें एक साथ बात कर पाए। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you so much, sir. And before proceeding further, मैं Andes the sponsor, basically Andes is a sponsor, मतलब जनरल स्टोर इज स्पॉन्सर्ड बाय एंडीज। Okay. सो ये स्टार्टअप है, Okay. ये स्टार्टअप मैं बताना चाहता हूँ, इसे एलाबोरेट करना चाहता हूँ। Basically it is an app where people can come and schedule their laundry stuff. Laundry stuff I mean to say washing, dry cleaning and ironing. Okay. So आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ग्रोसरी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, Yeah, हम इवन खाना मंगा सकते हैं जोमेटो स्विगी से। yeah. सो वैसे ही एक कैंडीज ऐप है जहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं। Sure. बेसिकली दे आर कनेक्टिंग द लॉन्ड्री शॉप्स एंड द कस्टमर्स। Okay. ओके, हाँ. सो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस स्टार्टअप? ब्यूटीफुल आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया। सी, जहाँ पे भी आपके पास में अगर गैप है और आपने अगर वहाँ पे कोई अगर रिसोर्स पैदा किया तो वो स्टार्टअप काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। Okay, so you think like this is a fantastic idea? Absolutely, absolutely. Great, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank So you. this is Aryan Gupta signing off for today. Thank you so Thank much, you. sir. Thanks a lot.